पर उतरी है। आज देश भर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी और सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल किया। आप जानते हैं कि कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पिछले 12 सालों से बीजेपी इस मामले के आधार पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी साबित करने की कोशिश में है। हालांकि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, क्योंकि बीजेपी अब भी कह रही है कि बात खत्म नहीं हुई है, लेकिन हकीकत तो यह है कि बात अब तक जो है वो मोदी और शाह के इस्तीफे तक पहुंच चुकी है। यानी बात मोदी और शाह, अमित शाह के इस्तीफे तक पहुंच चुकी है। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं साफ साफ, सुनिए जरा। आने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए। वो क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है, और आज वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए। ऐसे जनता को सताने का काम वो नहीं करना चाहिए। भविष्य में उनको ये मालूम होगा कि ऐसे चीजें हम अगर करेंगे लोग चुप नहीं बैठेंगे और ये उनकी बेइज्जती होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। तो सुन लिया आपने, साफ साफ यहां कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह को रेजिग्नेशन देना चाहिए, यानी इस्तीफा देना चाहिए। और ये जो रिजल्ट आया है, जो फैसला आया है, अदालत का फैसला, वो मोदी और शाह के मुंह पर थप्पड़ जैसा है, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको बता दूं कि कल तो प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने अदालत के फैसले के बाद कहा था कि सच सामने आ गया है। कांग्रेस ने सत्यमेव जयते कहते हुए ट्वीट किया था। आज फिर कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है, और सुबह ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सच की जीत हुई है। जरा देखिए इस वीडियो को, और इसमें क्या कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी। ये मेरिट्स में एक अजीबोगरीब केस क्यों है? वास्तव में अजीबोगरीब केस है इसलिए क्योंकि 1 मिलीमीटर जहां कोई स्थानांतरण नहीं हुआ किसी चीज का। 2 चीजें होती है स्थानांतरण के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की कंडीशन होती है। एक तो होता है पैसा, उसको यहां से यहां मूव करना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है, कैश को बदल के प्रॉपर्टी बना लीजिए। दूसरा होता है अचल संपत्ति का मूवमेंट। अब ये रोचक कहानी इसलिए है क्योंकि इसमें न तो पैसे का स्थानांतरण है, न अचल संपत्ति का है। ये एजेएल एक कंपनी है, 100 वर्ष के आसपास हो जाएंगे उस कंपनी को। उसके पास ये सब अचल संपत्तियां हैं अखिल भारतीय स्तर पे। वो अचल संपत्तियां उसी एजेएल के नाम में आज भी हैं, तब भी थी, 80 साल से थी, 50 साल से थी, 1 मिलीमीटर मूव नहीं की। उस एजेएल को, क्योंकि आदर्शवाद पे स्थापित कई कंपनियां आर्थिक कठिनाइयों में पड़ती हैं, ये कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होती है, उसको ऋण मुक्त करने के लिए, जो आज भारत की हर कंपनी करती है। भारत में कोई ऐसी कंपनी जो अपने आप को ऋण मुक्त नहीं करना चाहती। ऋण मुक्त करने का तरीका होता है, उसको जो डेट होती है ऋण, उसको हिस्सेदारी में बदल दो, इक्विटी में, कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी। सिर्फ इस उद्देश्य से एक नई कंपनी बनाई गई कि वो जो उसकी ऋण है वो उस कंपनी को ट्रांसफर हो जाए, यानी यंग इंडियन। अब मैं समझता हूं कि दुनिया भर तो बहुत मूर्ख होगी, ईडी बड़ी इंटेलिजेंट होगी। इतने मूर्ख हैं हम लोग कि हमने बनाया यंग इंडियन कंपनी इस पूरी अचल संपत्ति को खाने के लिए। और यंग इंडियन क्या चीज है? यंग इंडियन है नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी। कंपनी का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि उससे पैसे निकाल के आप डिविडेंड ले लें, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, गाड़ी घोड़ा ले लें, विमान ले लें। अरे वहां पर खड़गे जी बैठे हुए, सोनिया जी बैठी हुई, उनको कुछ नहीं मिलता है, एक दमड़ी नहीं मिलती है, और अगर देना चाहे तो भी नहीं दे सकते उनको। कानून में लिखा है, इसलिए हमने बनाई। हम इतने जबरदस्त मनी लॉन्ड्रर हैं, हमारी ब्रेन इतनी बड़ी है कि हमने इजाद करके ऐसी कंपनी बनाई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। ये अगर राजनीतिक इतना गंभीर मामला नहीं होता तो हास्यास्पद होता। किंडरगार्टन के लॉ स्टूडेंट जो पहले क्लास में होते वो भी नहीं इसको मानते कि मनी लॉन्ड्रिंग है, और इसके आधार पर कहते हैं कि चूंकि आपने अपना ऋण ट्रांसफर कर दिया यंग इंडियन को, इसलिए आपने मनी लॉन्ड्रिंग की।
तो सुन रहे थे आप यहां अभिषेक मनु सिंह भी, जो इस केस को लड़ रहे थे, उन्होंने भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात की और उन्होंने साफ साफ यहां कह दिया, जो अभिषेक मनु सिंह भी बता रहे हैं कि यह केस अजीबोगरीब इसलिए है क्योंकि इसमें न तो पैसे का स्थानांतरण है और न ही अचल संपत्ति का। यह अचल संपत्ति एजेएल कंपनी के नाम पर है और एजेएल को ऋण मुक्त करने के लिए एक नई कंपनी यंग इंडियन बनाई गई ताकि ऋण ट्रांसफर हो पाए। यंग इंडियन नाम की कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 के तहत बनी है और इस कंपनी का एकमात्र उद्देश्य होता है कि आप उससे पैसे निकालकर डिविडेंड ले लें और प्रॉफिट सब में बांट दें। यहां ऋण को यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया और इसको आधार बनाकर ये लोग इसे मनी लॉन्ड्रिंग कह रहे हैं और ये मामला राजनीतिक नहीं होता तो बहुत ही हास्यास्पद होता। मतलब इस मामले में अगर बीजेपी शामिल नहीं होती और बिना सियासी मकसद के ये केस तैयार किया जाता तो ये हास्यास्पद होता। लेकिन अभी यहां गंभीर सवाल यह है कि बीजेपी किस तरह जांच एजेंसियों के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चला रही है। यानी जांच बंदूक रखने के लिए जांच एजेंसियों को सामने खड़ा करो, उनके कंधे पर बंदूक रखो और फिर इधर से ट्रिगर दबा दो। सामने विपक्षी नेता, चाहे सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या और कोई नेता हो, विपक्ष के नेता, आपने देखा कि पिछले 10 साल में कैसे ईडी का दुरुपयोग किया गया है। दुरुपयोग शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें आगे क्या हुआ वो आप लोगों ने देख लिया है। इसलिए और ये एक अलग मसला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी आपने सुना था अभिषेक मनु सिंघवी से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को, एक बाइट और मल्लिकार्जुन खड़गे का सुनाना चाहता हूं, क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। जो आज उनके सिंपथाइजर नहीं है, ऐसे 50 लोगों को ऐसे ईडी का केस डालकर सता है और अपना पॉलिटिकली उसको उपयोग करने के लिए कई उन्होंने ये ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उन्होंने कई एमपीज को अपने तरफ लिया, कई राज्यसभा मेंबर्स को लिया, कई जगह सरकारें बनाई। ये सारी चीजें वो किए हैं और आज फैसला न्याय के सत्यमेव जयते हमारा एक स्लोगन, उसके तहत आज ये आया है। तो ये जजमेंट को हम वेलकम करते हैं। तो सुन लिया आपने, इस जजमेंट को वेलकम कर रहे हैं। ये मामला कल का और ईडी का मामला आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कांग्रेस पार्टी ने और सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहां पर नहीं झुके, लेकिन पिछले 11 सालों में कई नेता झुके हैं, कई दल टूटे हैं क्योंकि बीजेपी को उनसे अपनी मर्जी के काम कराने थे। लिहाजा ईडी और सीबीआई के जोर से ये काम कराए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी पर अब मोदी और शाह को रुक जाने की चेतावनी दी है क्योंकि जनता सब समझ रही है। चुनाव आते ही दल बदल के जो खेल बीजेपी करवाती है और भ्रष्ट नेताओं को साथ लेकर उन पर मामले खत्म करवा देती है, ऐसी बीजेपी वॉशिंग मशीन की चर्चा भी मोदी शासन में खूब हुई है। आप याद कीजिए वो चक्की पीसिंग वाला जो डायलॉग था, याद है ना आपको, जो कह रहे थे और किसके लिए कह रहे थे। बात हो रही थी मध्य प्रदेश में पहुंचे और नेता थे अजीत पवार साहब, चक्की पीसिंग उनके लिए कहा जा रहा था। आज अजीत पवार साहब के साथ सरकार में बीजेपी है। तो ये सब कुछ होता रहा, एक वॉशिंग मशीन ऐसी जहां पे यानी आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आपके ऊपर ईडी सीबीआई का शिकंजा है, लेकिन फिर भी अगर आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो सारे केस यानी सारे पाप धुल गए, गंगा में आपने नहा लिया ऐसी। और उसके बाद वहां से बिल्कुल सफेद होकर निकलते हैं इस वॉशिंग मशीन से, ये बात सब लोग कहते हैं। लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में इस खेल को उजागर कर दिया गया है और इसको उजागर किया कोर्ट के उस फैसले ने। कांग्रेस सांसदों ने आज संसद परिसर में भी इस खेल पर विरोध जताया है, विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस ने एक पोस्ट किया, इसके बाद उस पोस्ट में क्या कुछ कांग्रेस ने लिखा है जरा ये आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। सत्यमेव जयते, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट पर न्यायालय ने संज्ञान लेने से मना कर दिया है। यह बीजेपी की कई साल से चली आ रही राजनीतिक साजिश की करारी हार है। मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष का हौसला तोड़ने की कोशिश करती आई है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज विपक्ष के सांसदों ने बीजेपी की इस साजिश
के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। ये बात यहां कांग्रेस पार्टी लिख रही है। वहीं मोदी शासन में जेल भेजे जा चुके शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कहा है कि वो अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। जरा देखिए। दाखिल किया था ईडी, तो हमारे बारे में क्या वही हो गया ना। आपके ऊपर भी इसी तरीके से केस जो है वो लगाया गया था और उसके बाद आपको भी जो है बरी कर दिया गया। कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के इस केस को? देखिए, ईडी सीबीआई का जिस तरह से राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है गलत है। मैं उस न्यायालय का बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। तो सुन रहे थे आप यहां साफ साफ संजय राउत, चूंकि ये भी जेल जा चुके हैं, इनके ऊपर भी केस और ईडी के शिकंजे में ये भी फंसे थे, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आप जानते हैं। आज बाहर हैं। ऐसा एक मामला नहीं है, कई सारे मामले हैं। विपक्ष के कई और नेताओं का भी यही कहना है दोस्तों कि बीजेपी का असली चेहरा अब उजागर हो गया है, दिख गया है। वैसे कांग्रेस ने आज दिल्ली समेत देश के तमाम राज्यों में बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और कार्यालयों को पुलिस हिरासत में लिया गया, कार्यकर्ताओं को माफी चाहूंगा, पुलिस हिरासत में लिया गया। बीजेपी अपना दमन चक्र जितना तेज करेगी, मोदी और अमित शाह की मुसीबत उतनी ही तेजी से बढ़ेगी, यह भी दिखाई दे रहा है। इधर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों विदेश में हैं। मोदी जहां बतौर पीएम सम्मान हासिल कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी का क्रेज भी दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जर्मनी में हैं आज, जिसमें बीजेपी, अगर राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो बीजेपी परेशान हो जाती है। आज राहुल गांधी म्यूनिख में थे और BMW की फैक्ट्री में गए। वहां का एक वीडियो ही आपके सामने रख रहा हूं, जरा इस वीडियो को फुल स्क्रीन ले आइए और देखिए। इस वीडियो में BMW जो कार है उसकी फैक्ट्री में राहुल गांधी और यहां पर अलग अलग ढंग की गाड़ियों को, कार को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये गाड़ियां कैसे चलती हैं, कैसे काम करती हैं और इसका बिजनेस क्या होता है। सारी चीज़ें, तमाम चीज़ों को यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं BMW कार के दफ्तर में और उस फैक्ट्री में जाकर। सुनिए ज़रा क्या हो रहा है यहाँ पर। I went and saw the BMW factory. Fantastic experience, and I was particularly excited to see that they've got a 450cc bike that TVS has made with them. So I think that's going to do well. Good to see that Indian flag is flying there. This is electric. हम इंडिया से है पर दुबई रहते हैं, तो इधर घूमने आए हैं और इन्होंने आपको देखा, ई सॉ मी वेन राहुल। तो दोस्तों, राहुल गांधी की राजनीति से लेकर मशीनों तक की समझ युवाओं को आकर्षित करती है। बीजेपी इस बात पर भी राहुल गांधी से चिढ़ जाती है। खैर, गांधी नाम से और गांधी परिवार से बीजेपी की नफरत हाल के दिनों में फिर जाहिर हुई है और उसमें मनरेगा अब VB यानी विकसित भारत जी राम जी होने जा रहा है। और इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, न्यूज पॉइंट कर रहे हैं, आपके सामने तमाम खबरों को ला रहे हैं, तो उधर संसद में इस पर चर्चा चल रही है और शाम 6 बजे से चर्चा की शुरुआत हुई है। यह भी देखिए, जो संसद शाम 6 बजे खत्म हो जानी चाहिए थी कल तक के लिए, उस संसद में शाम 6 बजे से इस पर चर्चा, जी राम जी पर चर्चा की शुरुआत हुई है और देर रात तक हो सकता है कि 2 बजे 3 बजे तक इस पर बहस हो और किसी भी हाल में इसे पास करवाना है, क्योंकि आज 17 तारीख बीत रही है और 18 और 19 2 ही दिन है और 3-4 महत्वपूर्ण बिल मोदी सरकार के हिसाब से उसे पास करवाना जरूरी मान रही है सरकार। तो इसमें से एक ये भी है, क्योंकि नाम महात्मा गांधी का खत्म करना है धीरे धीरे। पहले इंदिरा गांधी का नाम हटाया, जवाहरलाल नेहरू का नाम हटाया, राजीव गांधी का नाम हटाया, अब महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। ये इस देश की जनता जो बीजेपी को वोट देती है उसको सोचना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मसला है इन सब के बीच, इस पे हम चर्चा करेंगे। इन सब के बीच जब एक तरफ राहुल गांधी म्यूनिख में, जर्मनी में हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी इथियोपिया में आज थे, वहां के पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा जैसे इथियोपिया को लोग शेर से जानते हैं, वैसे ही हमारे यहां गुजरात
में शेर है। गए तो थे हिंदुस्तान से, भारत में शेर कह सकते थे, लेकिन गुजरात में शेर कहा। चलिए, नरेंद्र मोदी की समझ अपनी अपनी। जब हम बाहर जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं तो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो गुजरात में शेर हो या मध्य प्रदेश में हो या वो कहीं और हो, वो हिंदुस्तान के नाम से जाना जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या सड़कों पर उतरी कांग्रेस अब बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है, बड़ी चुनौती पेश कर रही है, बड़ी चुनौती बन गई है कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए, और बीजेपी के खेल का कैसे हो रहा है पर्दाफाश। इन सब की चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले शकील जी, आपके पास ही पार्लियामेंट चल रही है, आप उधर से आ रहे हैं। पार्लियामेंट में आखिर ये क्या है? कल प्रियंका गांधी कह रही थी कि ये सनक है। क्या सचमुच ये सनक है कि 6 बजे से जब पार्लियामेंट की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करने की घोषणा होनी चाहिए, उस समय जी राम जी चल रहा है, उस पर बहस चल रही है। महात्मा गांधी से इतनी नफरत, इतना बैर आखिर अचानक क्यों, या पहले से था? ये लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल आज नाम मिटा डालना है महात्मा गांधी का, यही है। अनम्यूट कीजिए प्लीज, आवाज नहीं आ रही है शकील जी की। चलिए कोई बात नहीं, आप तब तक दोबारा जुड़िए। मैं प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं। जी जी जी, आ रही है जी जी जी। बैर तो हमेशा से ही था। गांधी को मारा गया और उसे गृहमंत्री पटेल साहब ने, सरदार पटेल ने कहा है ये कि जो माहौल आरएसएस ने बनाया था उसके नतीजे में गांधी मारे गए। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं है, ये तो लिखी बात है। पत्र लिखा है उन्होंने, पत्र के जवाब में लिखा है उन्होंने गोलवलकर को। तो बैर तो हमेशा से था। सारी जितनी भी खादी संस्थाएं थी, गांधी से जुड़ी संस्थाएं थी, उन पे कब्जा कर लिया। जो गांधी की प्रतिमा थी उसको उठा के पीछे ले गए, मनरेगा से नाम हटा दिया। तो गांधी तो इन्हें हमेशा परेशान करते हैं। जो भी भारत आता है राष्ट्र प्रमुख विदेशों से, सीधे राजघाट जाता है वो। अब इनके पास तो अपना कोई ऐसा है नहीं, 100 साल में नहीं बना पाए कि जहां वो ले जाए। वो पूछते भी हैं बाहर से आने वाले कि आपका कोई है, कोई नहीं बता पाते। किसका नाम लेंगे? वो जो एक अटल बिहारी वाजपेयी थे जो प्रधानमंत्री रहे, उनका ये नाम लेते नहीं है, बताते नहीं है। तो राजीव जी, बैर तो पहले से था। आज जो है लोकसभा में चर्चा शुरू कर दी है इन्होंने, और जैसा आपने कहा रात को बहुत देर तक होगी। ये पूरी कोशिश होगी सरकार की कि इसे आज ही जो है लोकसभा से पास करके कल राज्यसभा में पहुंचा दिया जाए। आज इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट परमाणु ऊर्जा बिल इसी तरह पास कर दिया, बीमा बिल, जितने भी इंपॉर्टेंट बिल हैं, सिर्फ एक बिल इन्होंने सिलेक्ट कमेटी को पहुंचाया है, एजुकेशन वाला, यूजीसी वाला, हायर एजुकेशन वाला जी, हायर एजुकेशन वाला, यूजीसी वाला। तो बाकी सारे बिल जो है वो तेजी में पास करवाना चाह रहे हैं। तो मनरेगा एक ऐसा विषय है जिसको लेके पूरे देश में एक हलचल है, क्योंकि गांधी का नाम मिटाना इतना आसान नहीं है। आज कांग्रेस ने संसद शुरू होने से पहले भी प्रदर्शन किया, देश भर में प्रदर्शन हुए, दोनों मुद्दों पे हो रहे हैं। वो मनरेगा पे भी हो रहे हैं, और मोदी और अमित शाह द्वारा नेशनल हेराल्ड के खिलाफ, राहुल सोनिया के खिलाफ जो राजनीतिक विद्वेष से भरा हुआ मुकदमा लगाया गया था, उसके खिलाफ भी हो रहे हैं। जयपुर में तो आज कांग्रेसियों ने भाजपा के ऑफिस को घेर लिया था, बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। जो लोग ये कहते हैं कि सड़क पे उतरे, वो इनको सड़क नहीं दिखती है कि सड़क कहाँ है। आज ये खड़गे जी ने कहा इस बात को कि हम पहले भी लड़े थे इनके खिलाफ और फिर लड़ेंगे इनके खिलाफ। और जब इन्होंने मुझसे पूछताछ की, सोनिया जी से पूछताछ की, राहुल जी से पूछताछ की, तो वो दृश्य आपको याद होंगे कि सड़क पे किस तरह संघर्ष किया था कांग्रेस के लोगों ने। उन्होंने जो इस्तीफे की मांग करी है दोनों से, अमित शाह से और प्रधानमंत्री मोदी से, खड़गे ने, उसके साथ उन्होंने ये भी कहा
कि हम जो है इनको सबक सिखा के रहेंगे, जी लेसन सिखाएंगे, उनके शब्द थे। ये जो है लड़ाई अब बहुत तेज हो गई है और एक अच्छा मौका जो है मोदी जी ने ये कांग्रेस को दे दिया है दोनों मुद्दों पे, एक मनरेगा पे और एक ये नेशनल हेराल्ड वाले मामले में जिसमें कुछ भी नहीं था। आज काफी लंबा और विस्तार से अभिषेक सिंघवी ने इसको समझाया है। आज सारे लोग थे, अभिषेक सिंघवी थे, जयराम थे, पवन खेड़ा थे, खड़गे जी तो थे ही थे और केसी वेणुगोपाल थे। तो बहुत क्लियरिटी से इस बात को समझाया कि यह मुकदमा अपने आप में कुछ था ही नहीं और सिर्फ राजनीतिक विद्वेष से यह मुकदमा था और जिसको अदालत ने बिना सुने, बिना संज्ञान लिए खारिज कर दिया जी कि यह सुनने लायक ही नहीं है, यह बहस के लायक ही नहीं है। दूसरी बात जो भी आपने कही कि मोदी जी ने वहां कहा गुजरात के शेर हैं, अब ये इसके बाद ये गुजरात को ये सारी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब कॉमनवेल्थ गेम आपको मालूम है, दिल्ली में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ एशियाड भी हो चुके हैं, यहाँ कॉमनवेल्थ भी हो चुके हैं, तमाम स्टेडियम कांग्रेस ने यहाँ बनवाए हैं, इंदिरा गांधी ने बनवाए थे जब पहला एशियाड यहाँ पे हुआ था। पहला एशियाड तो खैर 50s में हुआ था, दूसरा एशियाड कॉमनवेल्थ के लिए अब उसको अहमदाबाद ले गए हैं 80s में जी 82, अब इसको अहमदाबाद ले गए हैं। तो देश की राजधानी अगर एक दिन पहुंच जाए अहमदाबाद तो किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आज तक ये पोल्यूशन के ऊपर नहीं बोले हैं, पोल्यूशन इतना ज्यादा है, गुजरात चलते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब उस स्थिति में आ गए हैं कि जब मोदी जी जो है कुछ भी कर सकते हैं। मनरेगा से नाम हटाने का कोई कारण नहीं है, बीजेपी वाले भी नहीं बता पा रहे हैं। आज शिवराज सिंह ने कहा कि सब नाम बदलने से क्या होता है, दूसरे लोग भी ये कह रहे हैं, इन्होंने भी नेहरू का नाम बदला था, इन्होंने भी ये किया था। अरे ये कोई तर्क है क्या? आखिर ये योजना के बदले आप दूसरी योजना लाके और ये नाम रख देते आप। आपको किसने रोका था? शहरी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए सोनिया गांधी का तो एक प्रोग्राम था, उन्हें मौका नहीं मिला। नहीं तो मनरेगा की तरह वो शहरों में भी एक ऐसी योजना लाने वाली थी, शहरों का भी कायाकल्प हो जाता, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो ये मोदी जी दूसरा प्रोग्राम ला सकते थे, वो नहीं लाए ये मोदी जी। तो कांग्रेस जो है इन दोनों मुद्दों पे लंबी लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस के लिए दोनों बहुत अच्छे मुद्दे हैं। चुनाव जो हैं वो अभी थोड़ा टाइम है उनमें होने में, घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले जो है कांग्रेस मनरेगा के ऊपर और नेशनल हेराल्ड के ऊपर देश भर में प्रदर्शन करेगी, लड़ाई लड़ेगी और ये जो है मोदी जी के लिए मुश्किलें होंगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन आखिर चाहे ईडी का मामला हो, एक बहुत गंभीर मामला ईडी के मामले में आप देखिए, ईडी सीबीआई और खासकर ईडी पिछले 10 साल 11 साल में कितनों को परेशान किया गया ईडी के जरिए। अगर आप नरेंद्र मोदी की पार्टी में शामिल नहीं होते हैं या उनके हिसाब से, उस पार्टी के हिसाब से अगर उन्होंने सोच लिया कि आप हमारी पार्टी में आइए, नहीं जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो फिर न सिर्फ राजनेता, व्यापारी भी कई चिंतित होते हैं और कहते हैं, बताते हैं लोग दबी जुबान में। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं, मोतीलाल वोरा तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन खासकर राहुल गांधी को 55-56 घंटे और सोनिया गांधी को 8-9 घंटे तक इंट्रोगेट करना, और वो भी ईडी के जरिए। सोनिया गांधी उस समय बीमार भी थी। प्रशांत टंडन जी, आपको अच्छे से पता होगा, याद होगा कि जो और रात दिन टेलीविजन पे, उससे ज़्यादा अंदर बैठा के जो चल रहा है वो तो अलग, लेकिन पूरी दुनिया को ये गोदी मीडिया जिस ढंग से बता रहा था, दिखा रहा था, वो अलग। और ऐसे में इस जीत और इसके बाद भी जो टिप्पणी है, अदालत का जो फैसला है, आज भी वो गोदी मीडिया उसी ढंग से दिखा रहा है, वैसे ही कि ये तो अभी कुछ नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। चलिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ से जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कहा है, एक बात उन्होंने रिजिग्नेशन की डिमांड की नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से। मल्लिकार्जुन खड़गे इतना हार्ड नहीं बोलते हैं जितना हार्ड उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। रिजिग्नेशन के साथ साथ थप्पड़ जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। कैसे इसको देखते हैं आप? और कांग्रेस पार्टी ने आज
तमाम देश भर के तमाम जिला मुख्यालयों पर इसके विरोध में प्रदर्शन किया है। लेकिन साथ साथ 28 तारीख को जब कांग्रेस का स्थापना दिवस है, उस दिन पूरे ग्रामीण लेवल पे गांव में इस कार्यक्रम विरोध प्रदर्शन करने का है। तो ये तीसरा मुद्दा आ रहा है। प्रशांत जी जरा इसको उस डॉट्स को मिलाइए। एक मुद्दा संविधान का, संविधान बचाओ, दूसरा वोट चोरी, और तीसरा ईडी को एक्सपोज करो। ईडी के जरिए जिस प्रकार का खेल बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह खासकर करते हैं, उसको एक्सपोज करो। 3 गंभीर मुद्दे। बाकी दल कहां हैं? जी, यही राजीव जी सवाल बाकी दलों को सोचना है, देश की जनता को सोचना है, और तमाम बुद्धिजीवियों को भी सोचना है इस देश के। खासकर वो बुद्धिजीवी जो अपने आप को दावा करते हैं कि वो सेकुलर हैं और तटस्थ हैं, उन तमाम बुद्धिजीवियों के सामने बड़ा सवाल है। मोदी अमित शाह की तो नैतिक हार हुई है। अब ये जुमला है नैतिक हार, नैतिक हार होने के लिए नैतिकता होनी भी चाहिए, लेकिन चलिए हम लोग ये मान लेते हैं कि नैतिक हार हुई है। लेकिन आप ये सोचिए राजीव जी कि जिस पार्टी का 55-60 साल का शासन रहा इस देश में, 6 प्रधानमंत्री हुए, 3 तो परिवार के ही इनके, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पंडित नेहरू। उसके बाद सोनिया गांधी अध्यक्ष और मनमोहन सिंह। आरोप लगता रहा कि जी रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर है। 2 सरकारों को, तीन प्रधानमंत्रियों को समर्थन दिया कांग्रेस ने। 55-60 साल कांग्रेस सत्ता में रही और गांधी परिवार सत्ता के इर्द गिर्द रहा, सत्ता में रहा या सत्ता के इर्द गिर्द रहा। उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार एक मुद्दा ढूंढ पाई, वो भी सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेंट पर, इसमें कोई बैंक का पैसा इन्वॉल्व नहीं, कोई सरकारी पैसा इन्वॉल्व नहीं, कोई सरकारी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं। खुद कांग्रेस पार्टी की 2 कंपनियों के बीच में लेन देन में कुछ आरोप लग गए, जिसको भी कोर्ट ने नहीं माना। आप सोचिए ना, 1 रुपया का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस पूरे जाल में क्या किसी बैंक का नाम आया, क्या किसी प्रॉपर्टी का नाम आया, सरकार की प्रॉपर्टी का नाम आया, क्या किसी सरकारी फंड को इधर उधर करने का काम नहीं आया? तो आप सोचिए कि इस पूरे 60 साल में कितनी नीतियां बनी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ओपन स्काई पॉलिसी आई, नई कंपनियां आई, मोबाइल आए, तमाम दुनिया भर के ब्रांड्स आए, हजारों हवाई जहाज खरीदे गए, कितना सेना का सामान खरीदा गया, टैंक खरीदे गए, तोप खरीदी गई। बोफोर्स का एक मामला उठा था, लेकिन वो तो कुछ नहीं निकला, उसमें भी कोई प्रधानमंत्री नहीं साबित कर पाया अभी तक। तो यानी इतना कुछ होने के बाद भी आपको एक मामला मिला 11 साल में, और वो भी आप कोर्ट से काले पुतवा के लौट आए। ये देश की जनता को सोचना है। राजीव जी, हम सब पब्लिक लाइफ में हैं और जानते हैं कि कोई व्यक्ति नगर पालिका का अध्यक्ष भी बन जाए 5 साल के लिए, उसकी भी इमारतें खड़ी हो जाती हैं आज की तारीख में। वो भी चलता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में। आप सोचिए कि गांधी परिवार के पास ये एक नहीं ढूंढ पाए, कितने नए शहर बन गए, गुड़गांव, नोएडा जैसे, सब कांग्रेस के राज में बने। और उसके बाद भी अगर आपको एक मामला मिलता है, वो भी उन्हीं की पार्टी के अखबार का, उसी की कंपनियों का कोई आरोप लगा के आप लाते, जिसमें कि ना बैंक इन्वॉल्व, ना सरकारी पैसा इन्वॉल्व, ना सरकारी जमीन इन्वॉल्व। ये इस देश के मोदी अमित शाह को नहीं सोचना है, ये इस देश के तमाम बुद्धिजीवियों, देश की जनता को सोचना है। और इन सब के बावजूद, इतने आरोप लगने के बावजूद, अभी आप बता रहे हैं वॉशिंग मशीन, एक बार सीबीआई जाती है, वॉशिंग मशीन में घुस जाते हैं। जी।
तो राहुल गांधी तो नहीं गए, मेंबर पार्लियामेंट से हटा दिया गया। 55 घंटे पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से 8-9 घंटे पूछताछ हुई, खड़गे जी से पूछताछ हुई। इन लोगों ने अपने तेवर बरकरार रखे, केवल सरेंडर की बात नहीं है, तेवर बरकरार रखे। चाहे चुनाव आयोग का मामला हो, चाहे वो सरकार के तमाम मामले हो, चाहे पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट के बाहर हो। और अभी भी 5 जगह सरकारें हैं, 3 जगह अपनी सरकार है, 2 जगह सरकार में शामिल है। इतने बुरे हाल में भी तो केवल एक आपको करप्शन का चार्ज मिला, वो भी सुब्रमण्यम स्वामी का पैदा किया हुआ कहानी, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी को उन्होंने अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर लिया, मोदी जी कहानी सुना के सिक्योरिटी कर ली, लुटियंस जोन में बंगला कर लिया। तो ये इस देश के तमाम लोगों को सोचना है कि क्या इस देश की राजनीति में ऐसा मिसाल है कोई। बहुत साफ तरीके से मैं कह रहा हूं कि ये सोचना है लोगों को। कि मैं तमाम लोगों को सुनता हूं, इंटरव्यूज पढ़ता हूं, देखता हूं, और वो इस बात को नहीं अंडरलाइन नहीं करते कि जो परिवार 65 साल 60 साल सत्ता में रहा, उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जो कि बात बात में एक विधायक तक को नहीं छोड़ता है, उसके खिलाफ भी ईडी सीबीआई पहुंचाता है, उसके खिलाफ भी 11 साल में आप कुछ साबित नहीं कर पाए। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं ईडी, सीबीआई और इसके दुरुपयोग, और उस कल के राउज एवेन्यू कोर्ट के बाद आज जो फैसला आया है उसके बाद आज कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन, अभिषेक सिंघवी और मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह 9:30 बजे, और उसके बाद दूसरी जो चर्चा है बहुत महत्वपूर्ण, महात्मा गांधी के नाम से इतनी चिढ़, महात्मा गांधी से इतना बैर कि अब महात्मा गांधी के नाम को हटाने की कोशिश, और उसमें राम जी को ला रहे हैं महात्मा गांधी की जगह, यानी राम नाम का चादर लपेटने की कोशिश उसी चादर में। खैर चलेंगे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इधर पहले सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, कल से लेकर आज तक, और उसमें भी ये एक मामला, ईडी का मामला, देखिए कैसे धीरे धीरे चीजें एक्सपोज हो रही हैं। संविधान बदलने की बात आई, संविधान अभी भी और ये मुद्दा बना हुआ है। इस मुद्दे ने कितना परेशान किया ये हम लोगों ने देखा, और 240 पर बीजेपी सिमट गई। नरेंद्र मोदी को संविधान को सिर माथे लगाना पड़ा जब वो ओथ लेने पहुंचे थे संसद भवन, ओथ लेने नहीं बल्कि संसद भवन पहुंचे थे, और उसमें भी सेंट्रल हॉल में, याद कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ वोट चोरी का एक मसला अभी है ही, और उस पर बुरी तरह घिरी हुई है मोदी सरकार और चुनाव आयोग। और तीसरा गंभीर मुद्दा जिसमें अदालत ने एक्सपोज कर दिया है कि कैसे आप किसी प्राइवेट केस को सामने लाकर उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे थे। आप कैसे देखते हैं इसको, और इससे विपक्ष कितना मजबूत दिखाई देता है या कमजोर दिखाई देता है? मजबूत कमजोर न भी दिखाई दे तो यहां से विपक्ष कहां दिखाई देता है, कांग्रेस पार्टी कहां दिखाई देती है? धन्यवाद राजीव जी। अगर विपक्ष सड़क पर उतर आता है, लोगों के बीच जाता है, उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों को लेकर के वह सरकार को चुनौती दे रहा होता है, उसको लेकर के वह लोगों के बीच में विमर्श पैदा करता है, तो कैसे कमजोर हो जाएगा? वो तो पूरी मजबूती के साथ लोगों के बीच में है। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की काम करने का तरीका रहा, उसमें तो यही रहा कि विपक्ष शांत रहे, उनके दबाव में शांत रहे, केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में शांत रहे, नहीं शांत होने पर उसमें टूट फूट हो जाए, उनके विपक्षियों के नेता इनकी पार्टी में शामिल हो जाए, चाहे उन भ्रष्टाचार के आरोपी हो चाहे कुछ भी हो, विपक्षियों में एकता न होने पावे। भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 12 वर्षों से ही कर रही है। कभी भी उसने यह इजाजत तो दी नहीं कि जो राजनीतिक काम है, जो विपक्षी दलों की राजनीतिक गतिविधियां हैं, उसका भी संचालन कर लें वो, और उसको तरह तरह से प्रभावित करती है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है, इसके अलावा बैकडोर से कि आप उनको कोई चंदा न मिलने पावे।
जो विपक्षी दलों को चंदा देगा उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने लगते हैं। इन तमाम दबावों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध के अपने माहौल को कभी छोड़ा। और ये जो नेशनल हेराल्ड का इशू था, नेशनल हेराल्ड के इस मसले को लेकर के पूरे देश में मुझे तो अभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को छोड़ करके कोई तटस्थ व्यक्ति ये कहते हुए तो नहीं मिला कि नहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ये जो कांग्रेस के नेता है बहुत बेईमान है। ये बात सबको समझ में आ रही थी कि अगर कांग्रेस ने एक संस्था को बचाने के लिए कोई पैसा दिया है और वह उस पैसे से उसका कोई आर्थिक लाभ इन नेताओं को या उस संस्था को नहीं मिली है तो किस बात का भ्रष्टाचार हो जाएगा। जी। दूसरे अलावा लोगों को इस बात यह भी लग रहा था कि इतने सालों से, इतने वर्षों से आप मुकदमा दर्ज करके जांच कर रहे हैं और देश की जो प्रीमियम एजेंसीज हैं जांच करने की वो इसमें जांच में लगी हुई हैं। राहुल गांधी या सोनिया गांधी को आपने घंटों घंटों बुला करके उनका इंट्रोगेशन भी किया, बावजूद इससे कोई तथ्य सामने नहीं है। तो एक आम व्यक्ति जो बहुत कानून का जानकार नहीं है ये तो जानता ही है ना कि अगर आप जांच कर रहे हैं और जांच में भी आप कोई तथ्य नहीं ला पा रहे हैं तो गोया कि आप केवल उत्पीड़न की कार्रवाई कर रहे हैं, आप किसी भ्रष्टाचार की खोज नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के नाम पर केवल उत्पीड़न कर रहे हैं उन नेताओं का जो सरकार के खिलाफ है। कभी ऐसा होता है क्या कि आपके पास साक्ष्य हो और साक्ष्य होने के बावजूद भी आप न तो अदालत कुछ बता पा रहे हैं और न पब्लिक को कुछ बता पा रहे हैं। कल जब राउज एवेन्यू कोर्ट का यह आदेश आया तो भी जो खबरें प्रसारित की जा रही थी सूत्रों के हवाले से, इस सूत्र क्यों होते हैं भाई? आप ईडी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ईडी में प्रोसिक्यूशन का पूरा एक विंग है, विधि के जानकार लोग वहां पे हैं। ईडी के प्रवक्ता को आके कहना चाहिए, नाम लेके कहना चाहिए कि भाई ईडी के प्रवक्ता हैं, उनकी प्रतिक्रिया उसने न्यायालयीय आदेश को लेकर के। कोई प्रवक्ता सामने नहीं आया, ईडी के प्रमुख की तरफ से कोई बात नहीं कही गई, कोई एक पदाधिकारी, एक भी अधिकारी निकल का नाम नहीं आया जिसके नाम से आप ये कोई कोट कर सके कि उस अदालती आदेश को लेकर के ईडी की प्रतिक्रिया क्या है। तो आपके पास कुछ नहीं है। आप जो अदालत ने कर, जो लोगों के बीच में बात चल रही थी, जिसको बहुत तरीके से भारतीय जनता पार्टी काटने का प्रयास करती थी कि ये नेता जमानत पे, उसमें भी लोग कहते थे कि अगर जमानत पे है तो जमानत रद्द करवा दीजिए, अदालत में आप जाइए और उससे कहिए कि साहब इनकी जमानत रद्द कर दीजिए। ये तो आपका काम है, प्रोसिक्यूशन का काम था, ये आपने वो भी नहीं किया। तो ये देश में जो तटस्थ लोग हैं उनमें ये भावना कभी भी नहीं बनी कि नहीं ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, ऐसा बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है कि कांग्रेस को देखा नहीं जाना चाहिए। सबको लग रहा था कि जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी स्वयं लगाती है उनको अपने पार्टी में शामिल कर लेती है, जिनको नेचुरल करप्ट पार्टी कहती है उनको अपने शामिल कर लेती है। तो भ्रष्टाचार कब से विषय हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए? यह मुद्दे केवल दबाव बनाने के लिए बनाए गए और भ्रष्टाचार के जितने पिछले दिनों आरोप भी लगाए गए, आप याद कीजिए हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, तो यह केवल एक चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें मानी गई। चुनाव के दौरान, चुनाव के समय, चुनाव के मौके पर विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करना, उनके खिलाफ जांच शुरू करना, उनके खिलाफ छापे डालना, जांच के लिए उनको विभिन्न कार्यालयों में, विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों में बुलाना, यह केवल और केवल राजनीतिक लाभों के लिए किया जा रहा है, यह लाभों के लिए किया जा रहा है। यह बात सबके समझ में आता रही। कांग्रेस इस अदालती आदेश के बाद कांग्रेस हालांकि इस मुद्दे पर कभी चुप नहीं रही। कांग्रेस ने कभी भी नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर के अपने आप को बैकफुट पर नहीं रखा, बड़ी मजबूती के साथ तो अपनी बात करती रही है, लोगों के बीच ही बात करती रही है। और हर जांच के बाद राहुल गांधी ने कितने बार बयान दिए, उन्होंने कहा कि जांच के पूछताछ के दौरान अधिकारी कहते थे कि मुझे पता है कि इसमें कुछ नहीं है लेकिन हमारे ऊपर दबाव है। ये तो राहुल गांधी का बयान है, इसका खंडन भी किसी ने नहीं किया कि नहीं, कभी नहीं कहा कि हमारे खिलाफ बहुत बड़े सबूत है। तो ये जो इस आदेश ने निश्चित रूप से जो एक पॉलिटिकल परसेप्शन, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश लगातार जारी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसकी हवा निकाल दी। और अदालत का आदेश, भले अब ये बात कही जा रही है कि मामले के मेरिट पे कोई आदेश नहीं हुआ है। अरे जब मामला ही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा तब इसमें मेरिट और डिमेरिट क्या होता है? जब न्यायालय कह रहा है कि मामला विचारणीय है ही नहीं है, बिना एक शिकायत के आधार पर जो आप मामला चला रहे हैं उसको ये सुनवाई लायक नहीं है, अब कौन सी मेरिट होगी? किस मेरिट की बात कर रहे हैं आप? और इतने सालों में कोई साक्ष्य तो आप नहीं रख पाए। तो और
इस अदालती आदेश के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस का हौसला और बढ़ा है और कांग्रेस इस पूरे विषय को लेकर के लोगों के बीच में जा रही है। मुखर है वो, हर उस विषय पर मुखर है जिस विषय पर विपक्ष को मुखर होना चाहिए। चाहे आप मनरेगा का कहीं बात लीजिए, आप मनरेगा का नाम बदलने को लेकर, नाम बदलने का केवल सवाल नहीं है, गांधी का नाम पूरे परिदृश्य से खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार करता रहा है जी। ये इनके सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने कई बार मजबूरी होती है कि वो महात्मा गांधी को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते, चुनावी राजनीति भी है, लेकिन कभी उन्होंने खुले मन से स्वीकार किया हो, उनके आदर्शों को अंगीकार किया हो, उनको वो सम्मान दिया हो जो एक राष्ट्रपिता को मिलना चाहिए। महात्मा गांधी का नाम किसी कार्यक्रम से हटाना, किसी एक्ट के साथ हटाना, ये सामान्य नेताओं का नाम नहीं है। आप उनकी तुलना जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लाल बहादुर शास्त्री से नहीं कर सकते। महात्मा गांधी का मतलब राष्ट्रपिता, जिसको देश ने राष्ट्रपिता की संज्ञा दी और उसके रूप में हम आदर करते हैं। दुनिया का शायद, मेरी स्मृतियों में नहीं है कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां महात्मा गांधी की मूर्ति न लगी। दुनिया का, मैं जितनी जगह मैं गया हूं, कम से कम मुझे तो ऐसा कभी नहीं मिला और लोग आदर के साथ याद न करते। आप उस नेता के लिए और अभी ऐसा भी नहीं कि अगर आप उस कानून को रिपील कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ला दे रहे हो। आप ऐसी चीज ला दे रहे हैं जो कभी न भूतो न भविष्य थी। आपने तो पूरे के पूरे रोजगार के अधिकार को खत्म कर दिया जी। गांधी का नाम हटाया और लोगों को रोजगार का अधिकार जो दिया गया था उसको खत्म कर दिया। आपने इस कानून के इस प्रस्तावित कानून के माध्यम से इन अकुशल मजदूरों को फिर से आप पूंजीपतियों और बड़े काश्तकारों, बड़े कारपोरेट के हवाले सौंप रहे हैं, जो उनका एक्सप्लॉइट करते रहे, जो उनको विधवा मजदूर बनाते रहे। बिना उचित पारिश्रमिक के प्रत्याशा में भी लोग ऐसे इन स्थानों पर काम करने के लिए बाध्य होते रहे हैं, जिनसे सुरक्षा मिली थी इस कानून के तहत। तो गांधी का नाम तो हटाया ही हटाया, लोगों को जो अधिकार मिला था गांधी के नाम के साथ, उसको भी आप खत्म करने के लिए हम तैयार हैं। और इस मुद्दे को भी कांग्रेस लेकर के लोगों के बीच में गई है। लोग इस बात को गंभीरता से ले भी रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी का अपना खेल है, वो अपना खेल कर रही है। वो हो सकता है कि जो भी उसको राजनीतिक लाभ न, लेकिन गांधी के नाम के साथ खिलवाड़ करके आप कोई राजनीतिक लक्ष्य हासिल कर लेंगे, ऐसा लगता नहीं है। कांग्रेस ने चुनौतियां खड़ी की हैं और ये सबसे बड़ा कारण मानता हूं कि लोगों के बीच में जाना, और कांग्रेस की अगर ये लोगों के बीच में लगातार उपस्थिति रहेगी तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ेगी। जी देखते हैं, बहुत सारे मुद्दे धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं और इन मुद्दों के बीच कैसे, इन मुद्दों के बोझ तले कैसे नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी दबती है, ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन मुद्दा एक बहुत गंभीर, जिस मुद्दे की जो मुद्दा शुरुआत से ही विपक्ष के लिए एक हथियार बना हुआ था, लेकिन वो हथियार उतना कहें तो धारदार नहीं था, अब वो धारदार दिखाई दे रहा है वो हथियार, इसलिए क्योंकि कोर्ट ने खुद कह दिया है कि ये मुद्दा था ही नहीं, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी और उनके तमाम दूसरे नेताओं को फंसाया गया था। क्या प्रेम कुमार जी, ये यहाँ से आने वाले समय में 5 राज्यों के चुनाव में ये मुद्दा गंभीर मुद्दा साबित हो सकता है? दूसरी बात कि क्या यहाँ से एक जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते थे राहुल गांधी सोनिया गांधी के ऊपर, उससे ये बरी होते हुए दिखाई देते हैं? तीसरी बात यहाँ महत्वपूर्ण जो आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ कि क्या यहाँ से अब जो 2 मुद्दे और भी हैं, चाहे वो संविधान बचाओ वाला मुद्दा हो या वोट चोरी का मुद्दा हो, उसमें एक मजबूती और मिलती है? ज़रा ये थोड़ा इसको खोलने की कोशिश कीजिए, एलोबरेट करने की कोशिश कीजिए। राजीव जी, देखिए, राहुल गांधी या पूरे गांधी परिवार और कांग्रेस को के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये मुद्दा है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये मुद्दा खत्म हो जाएगा ये इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये मुद्दा आर्टिफिशियली जनरेट किया जाता है। एक इकोसिस्टम है बीजेपी का, और इस इकोसिस्टम में जो राहुल गांधी कहते हैं ना, इंडियन स्टेट शामिल है। अब मैं कहूंगा तो थोड़ा लगेगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करता हूं कि आप देखिए,
अभी फैसला आया ईडी को लेकर के उनका केस नहीं टिका, लेकिन ये बात तो बहुत पहले से ईडी को भी पता थी। और ये बात बिहार चुनाव के दौरान क्यों नहीं हुई? बिहार चुनाव के दौरान अगर यही फैसला आता तो उसका इम्पैक्ट पड़ता। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी कल तो नहीं होने हैं, इस महीने तो नहीं होने हैं, जब होने हैं तब होने हैं। तो इसकी टाइमिंग भी देखिए, इसको राहत के रूप में महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल जब राहुल गांधी की सांसदी छीनी गई थी, तब उस समय याद कीजिए किसका इस्तेमाल हुआ था? क्या बीजेपी ने सांसदी छीनी थी? बीजेपी के इकोसिस्टम ने छीनी थी। एक ऐसा आरोप जो कि टाइटल को लेकर के मानहानि का आरोप, और उसमें अदालत ने, गुजरात की अदालत थी, सेशन कोर्ट था, उसने तो सजा सुना दी और आगे की अदालत ने उसको स्टे नहीं दिया और अधिकतम सजा सुना दी और सांसद की सदस्यता चली गई। तो इसमें किसका दोष है? देखिए, जांच एजेंसियां जो प्रीमियम एजेंसी है वो गुनाह कर रही है, अदालत जो कि गलत तरीके से फैसला दे रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट पलट रहा है। तो ये जो चीजें हैं, इसका मतलब है संवैधानिक संस्थानें, यहाँ तो राहुल गांधी के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ उसको डैमेज करने के लिए, उसको डिस्टोर्ट करके, उसको बदनाम करने के लिए तथ्यों को लगे पड़े हैं। चुनाव आयोग भी है भाई, चुनाव आयोग पूरे कांग्रेस के खिलाफ पड़ी हुई है भाई, कांग्रेस के का सीज कर लेती है, खाते तक सीज हो जाती है। और पूरे सिस्टम की बात मैं कर रहा हूं, सिर्फ चुनाव आयोग नहीं, सारे संवैधानिक संस्थानें जो मिल करके कांग्रेस का खाता तक सीज कर देती है। उसके बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस खड़ी नहीं रहे इसमें बीजेपी के समांतर, कैसे वो हारे, इसके लिए पूरे संसाधन सौंप दिए जाते हैं। भले किसी प्रदेश में कांग्रेस को 2-4 सीटें आने वाली रहती है, लेकिन ये इनको लगता है कि वो 2-4 सीटें भी नहीं आने देना है, उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को झोंक दिया जाता है। तो ये जो आपने लिखा है ना, बीजेपी के खेल का पर्दाफाश, वास्तव में अब ये जो खेल है जिसको हम समझाने का प्रयास बहुत लंबे समय से करते रहे हैं, वो अब खुल करके उसका पर्दाफाश हो रहा है। और एक प्रीमियम एजेंसी कोर्ट के सामने लाचार और बेबस दिख रही है, और कोर्ट कह रहा है कि आपके पास में कोई राइट ही नहीं है केस चलाने का, पीएमएलए तो बनता ही नहीं था। उसके बाद आपकी अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, किसी दूसरी एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट करके आपको कोई सुपुर्द नहीं किया है कि आप जांच कीजिए, और आप एक शिकायत के आधार पर चले आए मुंह उठा करके। किस अगर ये जानकारी भाई हमको आपको है कि ईडी नहीं कर सकती, तो ईडी को क्या इसकी जानकारी नहीं है? ईडी को बेशक है। तब आप याद कीजिए राहुल गांधी के उस बयान को, जब ईडी ने उनके साथ 55 घंटे पूछताछ की थी, और तब उन्होंने कभी उसी का जिक्र करते हुए बताया था कि मैं ईडी के पास गया था सुनवाई के लिए, तो मैंने कहा था मैं आपके बुलाने पर नहीं आया, मैं अपनी मर्जी से आया। क्यों आया हूं? ये देखने के लिए कि वो कौन लोग हैं जो लोकतंत्र को कुचल। तो राहुल गांधी देख लिया कौन लोग हैं लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, लेकिन अदालत के सामने वो प्रमाणित हो गया क्या वास्तव में जो राहुल गांधी कह रहे थे कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, वो यही लोग थे, इन्हीं के माध्यम से कुचला जा रहा है। वो बातें साबित हुई हैं। तो इसलिए बीजेपी का जो खेल है, वो खेल क्या है? गांधी परिवार को डैमेज करना, गांधी नाम को डैमेज करना, इसमें महात्मा गांधी भी है। एक महात्मा गांधी से गांधी परिवार का रिश्ता कोई तोड़ सकता है क्या? इंदिरा गांधी को गांधी सर ने, महात्मा गांधी ने दिया, कन्यादान किया, बेटी माना। अब यह रिश्ता क्या कोई तोड़ सकता है? अब राजीव गांधी ने पंचायत व्यवस्था को मजबूत किया, गांधी के आदर्शों को वहां पर लेकर गए। तो उसी से जुड़ी हुई बात है कि आज महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हटाया जा रहा है।
अरे जिनके विजन पर एक कार्यक्रम, दुनिया का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कार्यक्रम, जिसने आर्थिक मंदी में देश की रक्षा की हो, ऐसा कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को गांधी का विजन जो है उस विजन पर आप अटैक कर रहे हैं और बोल रही थी राम जी के नाम से आप उनको रिप्लेस करना चाहते हैं। अच्छा, राम जी के नाम से आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम रिप्लेस कर दीजिए ना, जिसको कि आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे था, उसको छीना है। राम जी के नाम, कल को आप हिंदुस्तान के करेंसी में भी आप महात्मा गांधी का नाम हटा देंगे, बोलेंगे लक्ष्मी जी के नाम पर हम रिप्लेस करना चाहते। तो राम जी और लक्ष्मी जी खाली गांधी जी के खिलाफ में क्या देश हमारे ईश्वर हुए हैं? गांधी जी से लड़ने के लिए हैं क्या राम जी और लक्ष्मी जी? तो ये सीधे तौर पर राम जी और लक्ष्मी जी या जो भी आने वाले समय में भगवान का नाम लेकर के ये गांधी परिवार पर हमला करेंगे, वो वास्तव में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक विद्वेष को, उसके मकसद को पूरा करने के लिए ईश्वर का सहारा ले रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये जो बात है, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। आज दरअसल इनकी हिम्मत क्यों बढ़ रही है? इसलिए बढ़ रही है कि आज कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है, उस लड़ाई का रेजोनेंस और अधिक जो होने की जरूरत है, उसमें एक कमी है। आज जनता, जो जाहिर बात है, जनता एक दिन में आंदोलित नहीं होती, समय लगता है। किसी समय जहां पर भी नहीं थे, जहां हम आज देख रहे हैं अपोजिशन को, कांग्रेस पार्टी को, बहुत पीछे थी, कोई सुनना नहीं चाहता था उनके झूठ के सामने, और आज उनके झूठ को लोग समझ रहे, आज उनके झूठ को अदालत पकड़ रही, आज प्रीमियम एजेंसी एक्सपोज हो रही है। यहां तक कांग्रेस ने अपनी कुर्बानी दे करके, संघर्ष करके, अपना संगठन तोड़वा करके, अपने सांसद बिकवा करके, अपने नेताओं की खरीद फरोख्त माने करवा करके, मतलब हुआ, उनकी मौजूदगी में हुआ, उनके चाहते हुए भी वो रुका नहीं। वो सारी चीजें झेलते हुए, उन सारी चीजों को झेलते हुए कांग्रेस आज इस स्थिति में पहुंची है कि आज बीजेपी के खेल का पर्दा फास्ट हो रहा है। ये ओवरऑल हमें लगता है कि ये ऐसा है जहां से आप कह सकते हैं लॉन्च पैड जो बोलते हैं, जहां से एक अलग गियर में गाड़ी चलती है या टेक ऑफ होती है। हवाई जहाज का उदाहरण लीजिए, जिस किसी का भी उदाहरण लीजिए, उस जगह से है जहां से लड़ाई एकदम अलग अंदाज में उड़ते हुए तेज गति से अब कांग्रेस उस लड़ाई को लीड करेगी, ऐसा माहौल बनता दिख रहा है। जी, एक माहौल बनता हुआ दिख रहा है इस वक्त। उधर संसद में, लोकसभा में इसी बिल पर, यानी जी राम जी बिल पर बहस चल रही है और सब सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम नेता इस पर अपने अपने विचार रख रहे हैं। उधर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। कैसे आप देखते हैं, क्या एक ये गंभीर मुद्दा ईडी वाला मामला फिर से एक कहना कि आग में घी डालकर जब आग को और भड़काते हैं, उस ढंग से हो गया है? आग तो लगी थी, एक तरफ वोट चोरी की आग, दूसरी तरफ संविधान बचाओ, जिस संविधान को बदलने की कोशिश लगातार, और उन सब के बीच ईडी यानी ऐसे जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करना, और उसमें अब अदालत ने एक मुहर लगा दी है। कैसे देखा जाए, क्या एक गंभीर मुद्दा सामने है, विपक्ष की झोली में डाल दिया गया है? राजीव जी, विपक्ष की झोली में मुद्दा डाल दिया गया है, या कहिए कि अदालत ने ये मुद्दा जो है विपक्ष की झोली में डाल दिया है। दोनों ही बातें कही जा सकती हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि अब अभी तक तो जो था वो सबसे बड़ी अदालत जो थी, सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट, ईडी के मामलों में उससे फटकार पड़ती थी, और अब राजीव जी छोटी अदालतें हैं, वो भी अब ईडी के मामले में फटकार लगा रही। तो ये एक तरह से देखा जाए तो मोदी शाह की बहुत बड़ी बेइज्जती के तौर पर भी राजीव जी इसको देखा जा सकता है। एक्स सीजीआई जस्टिस गवाई जो थे, उन्होंने तो ईडी को काफी ज्यादा फटकारा था और ये तक कह दिया था कि आप यहाँ चले आते हैं, आप अदालतों को अपनी राजनीतिक लड़ाई का केंद्र मत बनाइए, अदालतों में आप लोग चले आते हैं। तो वो तो राजीव जी सीजीआई की टिप्पणी थी, वो कर चुके थे सीजीआई की टिप्पणी इस तरीके की। अब अगर राउज एवेन्यू कोर्ट से भी ये मामला खारिज हो जाता है, और खारिज किस आधार पर होता है कि इसमें आपने तो कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की,
अरे भाई बिना एफआईआर के आप जो है कोई मुकदमा चला देंगे? अगर दफा 302 में राजीव जी कोई मुकदमा कायम नहीं होगा तो कत्ल के आरोप में किसी को फांसी हो जाएगी क्या? बड़ी सामान्य सी समझ है। मतलब जो कह रहे थे अभिषेक मनु सिंह भी कि भाई ये हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं, अगर पॉलिटिकल मामला नहीं होता तो वो पहले उस स्तर पर ही जो था वो खाली हो जाता और उस पर बड़ी हंसी होती इसकी कि ये आप मामला लेकर पहुंच कैसे गए, कि आपने एफआईआर भी कोई दर्ज नहीं की, आपके पास कोई सबूत भी नहीं है, आपने कोई जांच भी नहीं की उस शिकायत पर, और एक प्राइवेट शिकायत पे आप लेकर चले आए। तो ये राजीव जी एक तरह से देखा जाए तो ये इस अदालत के फैसले ने ये साबित किया कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा था कि ईडी और सीबीआई ऐसी संस्थाएं जो हैं इनके जरिए विपक्ष को प्रताड़ित करने और राजनीतिक हित में इनको इस्तेमाल किया जाता है, उन आरोपों की पुष्टि एक बार हो गई है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे राजीव जी त्यागपत्र मांग रहे हैं तो त्यागपत्र तो नहीं देंगे मोदी जी और शाह जी। वो तो राजनाथ सिंह जी पहले भी बता चुके हैं कि त्यागपत्र नहीं होते, इस्तीफे नहीं होते। तो राजीव जी जब निर्लज्जता की सारी सीमाएं पार हो जाए तो फिर आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई नैतिक आधार पर त्यागपत्र दे देगा कि चूंकि एक अदालत ने जो फटकार लगा दी है, तो ये तो किसी हाल में होने वाला नहीं है। लेकिन राजीव जी यहाँ एक चीज ये भी है कि ईडी आती किस विभाग के अंतर्गत है, मंत्री उसका कौन है, क्या उस मंत्री की भी बेइज्जती नहीं है, ये भी सवाल उठता है। तो ये राजीव जी मुझे लगता है कि ये बड़ा एक चीज जो है वो इस अदालत के आदेश के जरिए विपक्ष को लगी है। और आप देखिए कि आज पूरा विपक्ष जो था वो इस प्रदर्शन में शामिल था, ईडी के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था संसद में पूरा विपक्ष उसमें शामिल था। तो यानी राजीव जी कि ये मसला जो है वो लोगों को एकजुट कर रहा है। सुप्रिया सुले से लेके और प्रियंका चतुर्वेदी, संजय राउत तक और प्रोफेसर राम गोपाल यादव तक सब लोग जो थे इस मसले पर सरकार की आलोचना करते हुए नजर आए। तो यानी राजीव जी की इसके जरिए अब विपक्षी गोलबंदी फिर बढ़ी। कई सारे मसले हैं जिन पे पहले ही विपक्ष एकजुट था, ये सरकार बार बार विपक्ष को एकजुट करा देती है, अब इस मसले के जरिए भी अब एकजुट हो गई। अब जो जी राम जी लेकर आ रहे हैं इस पे सदन में चर्चा चल रही है, इसने भी विपक्ष को एकजुट कर दिया है। और सत्ता पक्ष के अंदर जो है वहां भी इसके लेकर फाके साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि वहां भी एकजुटता इस मसले को लेकर नहीं है। भले ही वो महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर ना हो, लेकिन जिस तरीके से राज्यों के ऊपर बोझ डाला जा रहा है उसको लेकर भी आ रहा है। और आज राजीव जी जिस तरीके से पूरे देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किए हैं, तो कांग्रेस ने यह भी बताया कि हम प्रदर्शन करना भी जानते हैं, मुख्य विपक्षी अगर दल हैं तो हम विपक्ष की भूमिका निभाना भी जानते हैं, और ये भी बता दिया कि हम जिंदा भी हैं, आपके मारने से मर नहीं जाएंगे और मरे भी नहीं आपके मारने से। तो ये राजीव जी मुझे लगता है कि एक नई जान जो है, देखिए विपक्ष में जान क्या होती है, विपक्ष में जान यही होती है कि विपक्ष संसद में जो जितनी उसकी शक्ति है वहां अपनी बात रखे और सड़क पर अपनी ताकत का मुजाहिरा करे। तो सड़क पर भी अपनी ताकत विपक्ष ने दिखा दी और संसद के अंदर तो रोज दिखाई रहा है, रोज जो है नारे वहां लग रहे हैं। बिरला साहब जो रोज बताते रह जाते हैं कि पोस्टर नीचे करो, पोस्टर नीचे करो, लेकिन पोस्टर वहां दिखाई देते रहते हैं। तो ये राजीव जी एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष जो है वो बहुत मजबूत है। और मोदी जी अब चले गए हैं विदेश ताकि संसद का सामना ना करना पड़े, तो बहुत सारी दिक्कतें मोदी जी के सामने बढ़ने वाली हैं। और राजीव जी समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, 2026 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मुझे लगता है कि सरकार के लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब मोदी जी भले ही जो है वो इथोपिया में जाकर बता रहे हो कि गुजरात में शेर होते हैं, लेकिन मोदी जी ये भी जानते होंगे गुजरात में गधे भी होते हैं। वो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान कहा था कि वो अमिताभ बच्चन जो है गुजरात के गधों का प्रचार करना बंद कर दें। तो गुजरात के गधे जो होते हैं राजीव जी वो जंगलों में पाए जाते हैं, 4000 के आसपास उनकी आबादी बताई जाती है, नहाते नहीं है लेकिन देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। उनका प्रचार जो गुजरात टूरिज्म कराता है वो अमिताभ बच्चन किया करते थे। तो अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई मैं कहूंगा अमिताभ बच्चन से कि वो गुजरात के गधों का प्रचार करना बंद कर दें। जहाँ शेर होते हैं वहां गधे भी होते हैं राजीव, तो सब कुछ होता है। जंगल है, जंगल में तो सब होते हैं, तोता मैना भी होते हैं, गिद्ध भी होते हैं, चील कौवे भी होते हैं, सब कुछ होता है। जंगल है तो जंगल में तो होगा ही, शेर भी होगा, चील कौवे भी होंगे और गधे भी होंगे, सब कुछ होंगे। तो अच्छी बात है कि गुजरात में जंगल भी हैं, बचे हुए हैं अभी, वरना तो अगर छत्तीसगढ़ में होते तो राष्ट्र मित्र को दे दिया जाता खदान करने के लिए कि खोदो, जंगल के जानवर भी मरेंगे और आपका व्यापार भी ठीक तरीके से चलेगा। तो ये राजीव जी ठीक है, वो इथोपिया में कहें या कहीं भी कुछ कहें, अच्छी बातें हैं, लेकिन बड़ी चुनौती अब कांग्रेस की तरफ से इस सरकार को मिल रही है, मोदी जी को मिल रही है। और आज जैसा आपने भी शुरू में कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन आज उन्होंने बहुत तल्ख शब्दों में जिस तरह से कहा है कि ये मोदी और शाह के गाल पर थप्पड़ पड़ने जैसा है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए।
मुझे लगता है राजीव जी कि ये परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए थी, ऐसी स्थितियां नहीं आनी चाहिए थी कि देश के अंदर एक बड़ा नेता जो है ये कहने लगे कि ये मोदी और शाह के गाल पर थप्पड़ पड़ने जैसा है। ये स्थितियां जो हैं ये किसी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, किसी राहुल गांधी ने, किसी अखिलेश यादव ने, किसी तेजस्वी यादव ने पैदा नहीं की हैं। ये परिस्थितियां पैदा करने के लिए सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही जिम्मेदार हैं कि आज एक बड़ा नेता जो है वो ये कह रहा है कि ये मोदी और शाह के गाल पे थप्पड़ पड़ने जैसा है। जी जी जी, बिल्कुल बड़ा नेता कह रहा, लेकिन क्या एक मुद्दा बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है? शकील जी। अभी बता रहे थे गुजरात में क्या क्या होता है, और उन्होंने खुद बताया कि शेर होता है, तो इतना ही ख्याल कर लेते गांधी जी भी गुजरात के ही थे, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, नहीं किया उन्होंने ख्याल। लेकिन आप एक बात देखिए राजीव जी कि ये जो है मुख्यतः निशाना किसको बना रहे हैं? ये मुख्यतः निशाना जो बना रहे हैं ये आजादी की लड़ाई को बना रहे हैं। ये जो दो बड़े मुद्दे हैं इस टाइम सामने, नेशनल हेराल्ड, आजादी की लड़ाई का मुखपत्र, आजादी की लड़ाई में जनता की आवाज और कांग्रेस की आवाज उठाने वाला, और दूसरा जो है मनरेगा में गांधी का नाम हटाना, गांधी उसका नेतृत्व कर रहे थे आजादी की लड़ाई का। दो नेतृत्व थे, एक तरफ महात्मा गांधी का नेतृत्व और एक तरफ प्रचार के जरिए, अखबार के जरिए नेशनल हेराल्ड का नेतृत्व, दोनों पे हमले। ये कोई छोटी बात नहीं है। इनका बेसिक उद्देश्य ये है कि आजादी की लड़ाई को वहीं ले जाना और उसी प्रचार को करना जो अब इतने सालों से ये कर रहे थे, 75-78 साल से, कि वो तो अंग्रेज खुद छोड़ के चले गए, इसमें चरखे का कोई योगदान नहीं था, गांधी का कोई योगदान नहीं था। यही प्रचार है ना इनका इतने सालों से कि अंग्रेज ही थक के छोड़ के चले गए, इसमें इनका कोई योगदान नहीं था। अहिंसा से, चरखे से आजादी नहीं मिली है, उसका सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हैं ना वो, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, क्या है, सबसे ज्यादा मजाक इसी बात को उड़ाते हैं। एक दूसरी बात जो खास है कि जो मनरेगा में ये सोच रहे हैं कि इसका विरोध नहीं होगा, इसका भारी विरोध होगा। देखिए मनरेगा लाया किसके लिए गया था, इनके पास तो, इनको तो कुछ मालूम नहीं है, नहीं जानना चाहते। ये मूलतः लाया गया था भूमिहीन किसान के लिए। जो भूमिहीन श्रमिक है उसके पास गांव में कोई काम नहीं होता है, और वो या तो शहरों में पलायन कर जाता है, रिक्शा चलाता था पहले आके, या मिल फैक्ट्रियों में नौकरी करता था, और या फिर सामंतों क्या, जमींदारों क्या बेगारी करता था। रोजगार का अधिकार सोनिया गांधी ने इनको दिया था। अब इस नए नियम में, इस नए व्यवस्था में क्या किया उन्होंने कि जब खेती का समय होगा, जब बुआई का समय होगा, जब फसल कटाई का समय होगा, तो हम इस नई योजना का, जिसका नाम हम जी राम जी रख रहे हैं, काम बंद कर देंगे, काम बंद हो जाएगा, ताकि भूमिहीन श्रमिक को फिर बेगारी में सामंत क्या काम करना पड़े जी, फिर जमींदार क्या काम करना पड़े, बड़ी जोत वाले किसान क्या काम करना पड़े। एक भूमिहीन किसान और एक छोटी जोत का किसान, और इनकी आबादी जो है देश में 30 करोड़ के करीब है, करीब 15 करोड़ किसान तो भूमिहीन है, 15 करोड़, और 15 करोड़ ही है जो छोटी जोत का है, जिसके पास 2 बीघा, 1.5 बीघा और 3 बीघा तक जमीन है, खाली 1 बीघा से लेके 3 बीघा तक जमीन है। तो ये जो है उनके खिलाफ है। तो गांव में जिस तरह से खुशहाली आई थी, गांव में जिस तरह मैसेज गया था, आपको याद होगा 2005 में सोनिया गांधी इसको लाई थी, और 2009 में किसान ने, गांव के लोगों ने इसका भारी समर्थन करते हुए कांग्रेस को दोबारा लाया था। अब जो है ये सीधा मैसेज जाएगा कि ये जो सरकार है ये छोटे किसान के खिलाफ है, भूमिहीन श्रमिक के खिलाफ है। दूसरी बात, ये लाए क्यों, इन दोनों मुद्दों को क्यों लाए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त चाहे जितना ये कहें कि इसका कोई असर नहीं है और ये गलत है, लेकिन वोट चोरी एक देश भर में बड़ा मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी की तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जवाब ये चुनाव सुधार की चर्चा में एक नहीं दे पाए। चुनाव सुधार की चर्चा कल खत्म हुई राज्यसभा में,
क्या सरकार ने चुनाव सुधार पे कोई कार्यक्रम रखा, कोई एजेंडा लेके आई? तो ये क्या मैसेज जा नहीं रहा? चुनाव सुधार पे आप चर्चा लाए थे, चुनाव सुधार आपने क्या करा? बात तो वहीं के वहीं है कि जो राहुल गांधी मांग रहे थे एसआईआर पर चर्चा, एसआईआर ही सही साबित हुआ कि एसआईआर में जो है गड़बड़ियां हो रही हैं, वोट चोरी हो रही है। तो ये वोट चोरी से लोगों का ध्यान हटे तो महात्मा गांधी को हटाने की बात कर लो आप। डाइवर्ट तो हुआ है ध्यान जी, लोगों का ध्यान तो इधर उधर गया है, लेकिन कांग्रेस को चाहिए कि इस ध्यान को न जाने दे वो। तो ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा है मनरेगा का और नेशनल हेराल्ड का। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे में जो सबसे खास बात है कि सिर्फ राहुल और सोनिया के खिलाफ ही केस खारिज नहीं हुआ है, देश में जो हजारों केस ईडी ने बनाए हैं उनका भी हश्र ऐसा ही होगा। ईडी ने सिर्फ एक केस नहीं, हर केस जो है इसी तरह का बनाया है। तो ये ईडी के खिलाफ ही नहीं, ये जो खड़गे जी ने कहा है कि अमित शाह और मोदी के खिलाफ है ये मामला, उनके गाल पर तमाचा है ये, और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले कब किसी ने ऐसा इस्तीफा मांगा था? कांग्रेस अध्यक्ष इस्तीफा मांग रहा है सीधा जी। और जो उन्होंने शब्द किया कि माफीनामा, वो राजीनामा बोल गए उसको, वो दरअसल माफीनामा था कि इन्हें माफीनामा देना चाहिए। उन्होंने माफी की मांग करी है और इस्तीफे की मांग करी है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। माफ़ी और इस्तीफे की बात तो उन्होंने की है, थप्पड़ वाली बात भी उन्होंने रखी है अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन क्या ये एक मुद्दा है, एक गंभीर मुद्दा, जिस पर अब आगे थोड़ा और मजबूत होती हुई कांग्रेस दिखाई देगी प्रशांत जी? और क्या यहाँ से अब और परेशानियाँ बढ़ सकती है या बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर मजबूती से आगे बढ़ेगी? कैसे देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी बहुत दबाव में है और वो दबाव कॉर्पोरेट का दबाव है। वो इनसे एक एक मिनट कुर्सी में बैठने की कीमत वसूल रहा है और कॉर्पोरेट को सस्ता मजदूर चाहिए था, ये मोदी जी कर रहे हैं। तो उसको लेबर की बार्गेन पावर खत्म कर दी। मनरेगा में क्या था कि लेबर, जो गांव का व्यक्ति, वो तय करता था कि मुझको काम चाहिए, वो काम उसके लिए निकाला जाता था। वो बार्गेनिंग पावर खत्म कर दी। महिला पुरुष का, राजीव जी, वेजेस अलग अलग होते थे, काम एक ही है, महिला को पैसे कम मिलते थे, पुरुष को ज्यादा मिलते थे। वो खत्म हुआ मनरेगा से। जो अभी शकील जी कहे थे कि सामंती जो शोषण था वो खत्म हुआ। तो नरेंद्र मोदी ने उन तमाम श्रमिकों को सामंती के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया कि अब तुम शोषण करो इनका, क्योंकि केंद्र सरकार अप्रूव करेगी तब प्रोजेक्ट निकलेगा, तब उसमें वो काम होगा। इसमें 40 पैसा जो है वो राज्य सरकार देगी, 60 पैसा जो है 1 रुपए में केंद्र सरकार देगी। फोटो अगर मोदी जी का लगना है राजीव जी, तो कौन सी राज्य सरकार उसको पैसा देगी? अगर फोटो उसमें मोदी जी का ही लगना है तो आज की राजनीति में तो आप विपक्षी पार्टियों का छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं देगी, योगी आदित्यनाथ नहीं देंगे फंड। वो शोर मचा रहे हैं कि उनके भी लोग कट गए एसआईआर में। तो ये जो बार्गेनिंग पावर है लेबर की, उसको खत्म कर दिया और सस्ता लेबर जो है वो कॉर्पोरेट के लिए रास्ता खोल दिया। तो ये मोदी जी अब कमजोर हो चुके हैं, उनको अभी इतनी पॉलिटिकल विल अब उनके अंदर नहीं बची। कॉर्पोरेट को कहते हैं कि नहीं, ये हम नहीं करेंगे, जिससे हमारी कंस्टिट्यूंसी खराब होती है। अब कंस्टिट्यूंसी की कीमत पर वो कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? अब वो आगे आने वाले बीजेपी का कोई दावेदार होगा प्रधानमंत्री पद के लिए, उसका भी रास्ता बंद कर रहे हैं। इतना लीप पोत के जाएंगे कि अगला बीजेपी में